हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखा जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज 11वीं पार्ट लेकर आ चुके हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा यानी 12वां पार्ट आएगा और इन 12 पार्टों में दोस्तों आपका आधुनिक काल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का 11वां पार्ट। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हम क्या संपूर्ण हिंदी साहित्य देखने वाले हैं। और इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे जिसमें मिल जाएगा आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, उस नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और वहां जाकर के आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आपको बता दें अगर आप हिंदी में और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर, चाहे वो संधि हो, समास हो, क्रिया हो, विशेषण हो, सब कुछ आपको हमारे दूसरे चैनल यानी ज्ञान एजुकेशन आरबीएल नामक चैनल पे मिल जाएगा, जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे। आप उसे जाइए, उस पर देख सकते हैं। पूर्णतः हमने नए सिरे से एकदम तैयार किया है एसआई का लेवल लेकर के, ठीक, यूपीएसआई का लेवल लेकर के, यानी आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से हमने उसमें डाला होगा। ठीक है। तो चलिए जाके देखिए। जाके अब देखते हैं हम अपना पांचवा पार्ट क्या, लौकिक साहित्य यानी आदिकाल का पांचवा पार्ट क्या है, लौकिक साहित्य के बारे में देखेंगे। लौकिक साहित्य है क्या, देखिए लौकिक लोक प्लस एक है ना, तो लौकिक मतलब लोक क्या होता है दोस्तों, लोक एक संस्कृत भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, संसार, क्या संसार होता है दोस्तों। और देखिए लौकिक के बारे में बात करते हैं, लौकिक साहित्य के बारे में बात करते हैं तो किसे कहते हैं, तो लौकिक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है, क्या लौकिक साहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जो लोक संवेदना से उपज कर उसका संवर्धन, संचयन और प्रकटीकरण करता है। इसके साथ ही वह लोक जीवन से अविच्छिन्न रहकर लोक का कंठहार बना रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य कहते हैं। देखिए अब हम लौकिक साहित्य के प्रमुख रचनाएं देखेंगे। क्या लौकिक साहित्य से संबंधित प्रमुख हम रचनाएं देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डोला मारूरा दूल्हा। दोस्तों ये कब रचित हुई थी, जो 1473 ईस्वी के आसपास इसको माना जाता है। आपको बता दें कि ये इसके मगर पूछा है मूल रचनाकार कौन है दोस्तों, तो मूल रचनाकार कौन हो जाएंगे, कल्लोल। दोस्तों ये क्या थी कि जो ये रचना थी ये विलुप्त हो गई थी, ठीक है, मगर एक चीज ये है कि जो ये मूल रचना थी ये लुप्त हो गई थी, परंतु इसके जो बीकानेर था राजस्थान के, उसके आसपास के लोग इसके जो है कुछ गेय पद के मतलब गेय पद में इसको मतलब गाते थे। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि जो ये आसपास कहाँ के, बीकानेर के आसपास के लोग केवल इसे गाने के परंपरा में उपलब्ध थी। ठीक है, तो क्या किया गया कि 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल लाभ राय ने इसके पदों का संकलन किया था। ठीक है, तो किसने संकलन किया था, कुशल राय लाभ ने। ठीक है, ये याद रखें, जैन कवि कुशल लाभ ने इसका संकलन किया था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ, तो देखिए 1934 ईस्वी में राम सिंह, सूर्यकरण व नरोत्तम स्वामी, ये तीन लोग थे जिन्होंने क्या किया, इनके पदों का संपादन कर उसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जानना यह आवश्यक है कि इसमें नायक कौन था और नायिका कौन थी। क्या नायक कौन था और नायिका कौन थी, तो देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा इसके रचना से ही पता चलता है। ठीक, तो ढोला है ना, तो ढोला क्या नाम था उसका, ढोला नाम था दोस्तों जिसका नायक का। ठीक, इसका रियल नेम क्या था, शाल्व कुमार था। क्या शाल्व कुमार था, जो कहां के निवासी थे, तो जयपुर के कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र था। कौन था, इनके पिताजी का नाम, शाल्व कुमार के पिताजी का नाम क्या था, नल था। ठीक है, तो याद रख लेंगे। और नायिका कौन थी दोस्तों, मारू थी। क्या मारू थी, यानी मारवाड़ी जिनका रियल नेम था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ढोला मारू, इनके नाम पर ही रचना का नाम पड़ा था। ठीक, और ये बीकानेर के पुगल की रहने वाली थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए जब इनका विवाह होता है, ठीक है, तो जो मारवाड़ी होती थी, ठीक है, मारवाड़ी थी, ये लगभग 1.5 साल की थी। ठीक, और ये 2 या 3 साल के थे, तभी बचपन में इनका विवाह हो जाता है। और इनके जब इनको पता नहीं चलता है, बाद में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में जो साल कुमार होते हैं ये दूसरे शादी करते हैं मालवाड़ी से। ठीक है, जब ये मारवाड़ी हैं, ये मालवाड़ी से शादी कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये मारवाड़ी शादी कर लेते हैं तो जो ये होती है मारवाड़ी को पता चलता है, ये इनके लिए पत्र लिख करके भेजती हैं, तो उसके बाद ये साल कुमार इनको लेने आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें इसकी जो रचना है किस छंद में, तो दोहा छंद में, और इसमें 788 दोहे हैं। ठीक है, और भाषा क्या है, राजस्थानी, और मुख्यतः इसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस का इसमें मुख्यतः वर्णन किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी शैली क्या है, तो डिंगल है। ठीक है, दूसरे इसकी रचना देखते हैं इस विधा की लौकिक की, तो वसंत विलास। ठीक, वसंत विलास के बारे में देखते हैं। देखिए वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण रचना। देखिए महत्व थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, तो
ठीक है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। ठीक, यह सर्वश्रेष्ठ अलौकिक रचना मानी जाती है। ठीक, इसके जो रचनाकार है वो अज्ञात है, इनके बारे में हमें पता नहीं है, मगर ये चीज कह सकते हैं इसके संपादक जो है दोस्तों कौन है, केशवलाल हरसार दयाल। ठीक, हर्षा दराय। ठीक है, कौन है, केशव दयाल हर्षा दराय हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसका संपादन किया है, तो याद रखेंगे। और इसमें कुल दोहे कितने हैं, तो 84 दोहे हैं जो रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। क्या है, श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रवाह का मनोहारी चित्रण किया गया है, तो ये याद रख लेंगे। तीसरा देखते हैं राउल विल। ठीक, राउल विल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मुख्य तथ्य इनके वो देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर पूछा जाएगा कि राउल वेल किसकी रचना है, तो रोडा कवि के ना, ये रोड कवि बोलते हैं इनको। ठीक, तो याद रखेंगे रोडा कवि की है ये रचना, किसकी, रोडा कवि की। कौन सी है, राउल वेल। देखिए, इसकी खास बात क्या है, पहले ये देखें इसकी जो शताब्दी है, रचना की शताब्दी कौन सी है, तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। ठीक, इसका रचना काल। अब देखिए, ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सबसे पहला रचना है, गद्य की प्रथम रचना है, जिसे दोस्तों चंपू शैली में लिखा गया। किसमें, देखिए, हिंदी साहित्य की गद्य की प्रथम रचना जिसे चंपू शैली में रचित किया गया है। चंपू शैली क्या होता है दोस्तों, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाए। ठीक है, मिश्रित गद्य पद्य की मिश्रित शैली को हम चंपू शैली बोलते हैं, तो याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि यह हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य व पद्य मिश्रित शैली है जो चंपू शैली में रचित है। ठीक, तो गद्य पद्य की मिश्रित शैली क्या बोलते हैं, चंपू शैली, तो यह चंपू शैली में रचा गया है। ठीक, और दूसरी पॉइंट क्या होगा इसका, कि यह हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम नखशिख सौंदर्य का वर्णन राउल वेल में किया गया। नखशिख क्या होता है दोस्तों, नख मीस क्या होता है दोस्तों, और सिख मीस क्या होता है, मतलब कि नखून से लेकर के चोटी तक, किसी स्त्री का नखून से लेकर के चोटी तक के सौंदर्य का वर्णन ही नखशिख वर्णन कहलाता है। तो सबसे पहले इसी में किया गया, किसमें, राउल वेल में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि सर्वप्रथम इसे भयाड़ी ने संपादित किया। ठीक है, किसने किया, सबसे पहले संपादित किसने किया, भयाड़ी ने। ठीक, उसके बाद माता प्रसाद गुप्त जी ने इसका प्रमाणिक पाठ संपादित किया। तो याद रख लेंगे, मिश्रित शैली में यानी चंपू शैली में रचित पहली रचना कौन सी है, तो राउल वेल है। नखशिख का सौंदर्य सबसे पहले कहां मिलता है, तो इसी में मिलता है, राउल वेल में। ठीक है, अब देखते हैं संदेश राशक। देखिए, संदेश राशक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो संदेश राशक के रचनाकार कौन है, तो अब्दुल रहमान है दोस्तों। इसमें कुल कितने पद प्राप्त हैं, तो इसमें आपको 223 छंद मिल जाएंगे। कितने, 223 छंद मिल जाएंगे दोस्तों। और एक चीज बता दें कि संदेश राशक वियोग श्रृंगार रस की रचना है। किसकी है, वियोग श्रृंगार रस की रचना है दोस्तों। और बता दें, ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान है। ठीक, ये आपको पता रखना है। और देखिए, इससे ही क्या बोलते हैं, आदिकाल का मेघदूत कहते हैं, क्योंकि मेघदूत में भी वियोग रस का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें भी, ठीक, तो ये मिलता जुलता है, इसीलिए इसको आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। किस रचना को, अब्दुल रहमान की रचना को। ठीक, अब देखिए, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे अगर ऐसे पूछा तो सरहपा है दोस्तों, आपको पता भी होगा कि हिंदी प्रथम कवि कौन है, सरहपा है। मगर पूछ रहे हैं हजारी प्रसाद के अनुसार ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो अब्दुल रहमान जी है। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे कि हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है, तो वो भी अब्दुल रहमान ही है। ठीक है, और क्वेश्चन, किसी भी भाषा में प्रथम रचना करने वाले मुस्लिम कवि कौन है, तो अब्दुल रहमान है। और इनकी रचना कौन सी है, पहली, तो संदेश राशक। ठीक है, संदेश राशक, तो याद रख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अब्दुल रहमान। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अमीर खुसरो के बारे में दोस्तों। ठीक है, और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से समझ लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एसआई में दोस्तों 4-6 क्वेश्चन केवल इन्हीं से पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक। ठीक है, इनका अगर वास्तविक नाम पूछा जाए, और ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि इनका वास्तविक नाम क्या है और इनका जीवन काल क्या है। तो इनका देखते हैं अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका नाम है अबुल हसन, जो कि यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक, सॉरी, यूपी एसआई में पूछा गया था। और इनके गुरु का नाम क्या है, तो निजामुद्दीन औलिया। आप जानते होंगे औलिया जी का मकबरा भी है। ठीक है, दरगाह भी है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है, दिल्ली में। तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। और देखते हैं इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। तो तुर्क अल्लाह किसने कहा था, इनका नाम तुर्क अल्लाह किसने रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं तोताए हिंद भी कहा जाता था। ठीक, ये हिंदी लिखा है, इसको हिंद कर लेना। ठीक है, और यहीं पर तूती ए हिंद दोस्तों कौन कहता था, ये स्वयं को अपना तूती ई हिंद कहते थे ना, तो ये याद रख लेंगे, ये भी हिंद कर लेना, हिंदी लिख गया है। ठीक है, वहीं देखिए बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या बोला था, हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का
प्रतिनिधि कवि। तो किसने कहा ये? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे। और एक चीज याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था जन्म? दोस्तों कासगंज पड़ता है। कहाँ? कासगंज। देखिए कासगंज एटा से काट के बनाएगा, अगर एटा मिल जाए तो एटा ऑप्शन कर देना, क्योंकि जो यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन उसमें कासगंज ऑप्शन में नहीं था, उसमें एटा था। ठीक है, और कासगंज के पटियाली नामक ग्राम में, कहां पर? पटियाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म से भी क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने आपको बता दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि खड़ी बोली का प्रथम कवि इनको शिव सिंह सेंगर ने कहा था। हालांकि खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे खड़ी बोली का प्रथम कवि किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर जी ने कहा है। और देखिए राम कुमार वर्मा जी ने क्या कह दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इनको अवधि का प्रथम कवि मान लिया। भैया ये तो गलत बात है ना, क्योंकि अवधि के प्रथम कवि ये है नहीं। ठीक है, हालांकि अगर क्वेश्चन आता है कि राम कुमार वर्मा ने इनको क्या माना है, तो अवधि का प्रथम कवि कहा है। ठीक है, वैसे है नहीं है। ठीक है, ये किसके कवि हैं? प्रथम खड़ी बोली के मान सकते हैं। ठीक है, और देखिए इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? हिंदुस्तान का तोता भी कहा था। तो इनके हम नाम संबंधित समझ चुके हैं, कितने नामों से ये पुकारे जाते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनके लिए क्या बोल दिया कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। यानी कि इन्होंने क्या कहा है? अमीर खुसरो को महाकवि भी कह दिया और कहा है कि कवियों में क्या है? राजकुमार है। ठीक है, क्या है? कवियों में राजकुमार है, और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें याद रख लेंगे, इनके उपनाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या हैं? सबसे बड़ी विशेषता ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। यानी ये अमीर खुसरो एक ऐसे शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने दिल्ली के 11 सुल्तान, ठीक है 11 सुल्तान इन्हीं के सामने आए और चले गए। ठीक है, और दूसरी बात इनका क्या है कि हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। ठीक है, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही हिंदवी भाषा का, ठीक है, हिंदवी नाम प्रयोग किया है। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। आपको बता दें कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द किसने प्रयोग किया, तो हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, यजदी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? यजदी ने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए इन्होंने सब और क्या चीजें की, तो फारसी और हिंदी की मिश्रित छंदों में कविता करने वाले पहले कवि बने। ये क्या होता है? देखिए ये क्या करते थे, एक लाइन फारसी की लिखते थे, फिर उसके बाद एक लाइन क्या लिखते थे? हिंदी की लिखते थे। तो इसको क्या बोलते हैं? फारसी और हिंदी के मिश्रित छंद। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। और देखिए आदिकाल के मनोरंजक साहित्य लिखने वाले प्रथम और एकमात्र कवि कौन थे? अमीर खुसरो। मनोरंजक साहित्य का आपने देखा होगा, इन्होंने मुगरियों की शुरुआत कर दी, कव्वाली की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो और इन्होंने पहेलियां बुझानी शुरू कर दी। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है? मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होती थी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मनोरंजक साहित्य करने वाले एकमात्र कवि थे। ठीक है, और अगर हम बात कर ले अमीर खुसरो के बारे में, तो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, क्या क्या? देखिए कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का इनको जनक भी कहा जाता है। क्या? कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का इनको जनक भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो जी को। ठीक है, चलिए अब देखिए रचनाएं की बात करते हैं। तो विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई? 100 बताई है। कितने ग्रंथ हैं? 100 ग्रंथ बताए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है, तो बता दें आपको। एक खाली बारी है दोस्तों, खाली बारी का है, यह शब्दकोश है। इसमें तुर्की, हिंदी, तुर्की, फारसी और अरबी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। आप कह सकते हैं ये शब्दकोश है। शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो खाली बारी क्या है? एक शब्दकोश है जिसमें हिंदी, तुर्की, फारसी और अरबी भाषा के पर्यायवाची शब्द भी शामिल हैं। इसके अलावा देखते हैं पहेलियां, जो आप बुझाते होंगे, आप समझते होंगे पहेलियां। ठीक, मुकरिया क्या होती है? किसी बात को बुझा के उससे मुकर जाना और उसका दूसरा आंसर बता देना, यही क्या होता है? मुकरिया कहलाता है। ठीक है, अगला है दो सुखने दोस्तों। ठीक है, और गजल इनकी रचना है, और नजराने हिंद दोस्तों इन्हीं की रचना है, और नूह सिपहर दोस्तों। इसमें क्या है? भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। किसमें? नूह सिपहर में दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, क्या है? हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ा दे तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। क्या नाम है दोस्तों? ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उसमें हम शुरुआत से एकदम बेसिक तरीके से हिंदी, संपूर्ण हिंदी साहित्य
पूरी चीज़ें पढ़ाएंगे, हम संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करवाएंगे, जो कि आपको यूपीएसआई और लेखपाल को देखते हुए हमने उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें एसएससी जीडी के भी लोग देख सकते हैं। देखिए अगर हमने यूपीएसआई का लेवल ले लिया तो उसमें सारे एग्जाम आपके निकल जाएंगे। ठीक, तो आप जाइए उस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमें कमेंट में ये बताना कि क्या कमी रह गई, ठीक, वो भी आप हमें जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।